साथियों, कल मैंने आपको पूरे कर्नाटका का एक जायजा दिया था कि किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव अभी किस आधार पे लड़े जा रहे हैं और कांग्रेस के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मैंने बताई थी, बीजेपी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मैंने बताया था और जेडीएस किस कैसे इन दोनों पार्टियों के बीच में एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है और उनका परफॉर्मेंस कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितने मायने रखता है वो मैंने बताया था। मैंने ये बताया था कि जेडीएस जितना अच्छा करेगी तो बीजेपी ये होप करेगी कि वो कांग्रेस, ये मैंने बताया था कि जेडीएस इस कर्नाटका के राज्य में भी कर्नाटका की पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा मायने रखता है और एक 61 सीटों पे वो काफी मजबूती से लड़ता है और उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी होती है। तो और कांग्रेस और बीजेपी जेडीएस के कितना अच्छा करती है उस पे काफी ज्यादा हद तक निर्भर है। अगर जेडीएस बहुत अच्छा करती है तो बीजेपी का जो अपने एरियाज में जो स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है और वो रिपीट कर जाती है तो जे बीजेपी को फायदा होता है, वो ज्यादा सीटों से जीत सकता, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है ज्यादातर। जेडीएस जब खराब परफॉर्म करती है उसका मतलब कि उनकी सीटों पे कांग्रेस जीत कर आ रही है तो कांग्रेस को सीधा सीधा फायदा होता है और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है यहाँ पे। इसीलिए मैं आज उस जेडीएस के कॉन्टेस्ट में उनके एरिया पे बात करूंगा, ओल्ड मैसूर रीजन। ओल्ड मैसूर रीजन कौन सा है? ओल्ड मैसूर रीजन जो है वो वो उस उन जब उन जिलों को कहा जाता है जहां पर पहले मैसूर राज्य जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था वो वहां पर उनका वो कब्जा था। काफी ज्यादा प्रॉस्परस एरिया है। मैसूर का जो राज था उन्होंने बाकी उत्तर भारतीय प्रिंसली स्टेट्स की से ऑपोजिट काफी ज्यादा वेलफेयर के काम किए, सिटी प्लानिंग में अपना इन्वेस्टमेंट किया, मॉडर्न एजुकेशन लोगों तक पहुंचाया। इन जब 1870 के दशक से लगातार कॉलेज बना रहे हैं, यूरोपियन सिटीज के मॉडल पर मैसूर की प्लानिंग उन्होंने किया। उसी तरीके से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, चाहे दलित हो या विमेन हो, चाहे पुअर मुस्लिम्स हो, उनके लिए गवर्नमेंट अपने सरकार में उन्होंने लगातार उनको रिजर्वेशन देकर उनको आगे बढ़ाया। और उसकी वजह से आज अगर आप ओल्ड मैसूर रीजन देखें, बहुत ही फार्मिंग बेल्ट है, ये एग्रीकल्चर ड्रिवन बेल्ट है, मगर एजुकेशन लेवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों की पढ़ाई का जो लिटरेसी लेवल होती है वो, या फिर जो ये टाउन प्लानिंग, इरिगेशन कैनल्स, ये सारे जो उस समय के दौरान हुआ उसी पे सरकारों ने बिल्ड किया और ये एरिया कर्नाटका का सबसे ज्यादा प्रॉस्परस, सबसे ज्यादा धनी और सबसे ज्यादा सुंदर एरिया भी दिखता है। और लेकिन इस पूरे बेल्ट में जो वोकलिगा कम्युनिटी है, जो एच डी देवेगौड़ा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी कम्युनिटी है, ऐसे तो वोकलिगा कम्युनिटी के 10 या 12% कहा जाता है उनके पूरे कर्नाटक राज्य में उनका पॉपुलेशन, मगर इन जो ओल्ड मैसूर रीजन में उनको 40 से 45% उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है और उसकी वजह से वो ये जो ओल्ड मैसूर के जो 61 सीट है उसमें वो काफी ज्यादा इंफ्लुएंशियल हो जाते हैं और हर पार्टी वोकलिगा कम्युनिटी को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। जनता दल सेक्युलर का जो पूरा रेलेवेंस है, हर बार चुनावों में उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है कि इस बार ये इतने ही लाएंगे या इस बार इनका कोई 15% से ज्यादा वोट नहीं आएगा, लेकिन हर बार वोकलिगा कम्युनिटी ने ये दिखाया है कि उनका जो पहला प्रेफरेंस है वो जनता दल सेक्युलर है। और पिछली बार भी उनको 20% वोट आए थे लेकिन उसमें 37 सीटें आ गई थी उनको। उससे पहले 18%, कभी भी पिछले कुछ 4-5 चुनावों में जनता दल सेक्युलर जो है वो कभी भी 18% से कम वोट लेकर नहीं आई, लेकिन इनके इन 61 जो सीटें हैं इसमें इनका जो कॉन्टेस्टेड वोट शेयर है वो 40 से 45% वोट शेयर होता है इनका और उसी की वजह से वो ज्यादा स्ट्राइक रेट दिखा पाते हैं अपना। ओल्ड मैसूर रीजन, जैसा कि मैंने कहा, वो कहाँ से, वो बैंगलोर से शुरू होता है। बेंगलुरु रूरल से लेकर रामनगरा, फिर मैसूर, फिर तुमकुर, चामराजनगर, हासन, इस तरीके के से 600 7-8 जो डिस्ट्रिक्ट है उसको ओल्ड मैसूर रीजन में उनको गिना जाता है और यहाँ पर 61 सीटें हैं
और 61 सीटों में डायरेक्ट फाइट हमेशा ट्रेडिशनली कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच में होता है। इसीलिए और किसी भी पार्टी को चाहे कांग्रेस जनता दल तो खुद से अब मेजॉरिटी मार्क क्योंकि उनका पूरा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो ओल्ड मैसूर रीजन ही है, तो वो कभी खुद से सरकार नहीं बना पाती है और अपने आप को किंग मेकर बोल कहती है। आपको याद होगा कि जब 2018 में किस तरीके से कांग्रेस 78 सीटों के साथ और जनता दल 37 सीटों के साथ गठबंधन सरकार बनाया था उन्होंने, तो तब एच डी कुमारस्वामी ये बार्गेन कर पाए कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे और सिद्धरमैया नहीं होंगे। तो जो उनकी एक साल उस जब एक साल जो उनकी सरकार चली जिस और वो उस समय एच डी कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन और वो सरकार हमेशा से लगातार ऐसा आशंकाएं जताई जा रही थी कि वो गिर जाएगी क्योंकि जो ग्राउंड में है वो जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की आपसी लड़ाई होती है और उनके गठबंधन को अननेचुरल माना जा रहा था। तो उससे उसके बाद तो हमने देखा ही किस तरीके से 17 एमएलए बाहर निकल के आ गए और बीजेपी ज्वाइन करके फिर येदियुरप्पा की सरकार बनी। लेकिन जेटीएस का महत्व ये है और ओल्ड मैसूर का जो रीजन है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी पार्टी को अगर कांग्रेस को मेजोरिटी मार्क क्रॉस करना है 113 सीटें लानी है 224 मेंबर के असेंबली में, तो वो उनको ओल्ड मैसूर रीजन जीतना होगा, जेडीएस को आउट परफॉर्म करना होगा। और बीजेपी जो है बीजेपी को भी अगर अगर उनकी जो नॉर्थ कर्नाटका में उनका पूरा स्ट्रांग होल्ड है, उनको भी अगर मेजोरिटी मार्क क्रॉस करना है तो उनको भी ओल्ड मैसूर रीजन में उनको एक एक फुटप्रिंट बनाना होगा, एक स्ट्रांग होल्ड बनाना होगा। लेकिन कन्वेंशनली अभी तक देख रहे हैं हम कि बीजेपी का कोई प्रेजेंस ही नहीं है इन 61 सीटों में और ये लगातार जनता दल सेक्युलर या कांग्रेस का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है। और उसी की वजह से बीजेपी जब से पावर में आई है 2006 में पहली बार वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर आई थी और खुद तब से लेकर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें खुद से आज तक अपनी खुद के दम पर पावर पे आज तक नहीं आ पाई। तो इस बार क्या हो रहा है ओल्ड मैसूर में, हमारा ये सवाल था और हम इसी को देख रहे थे। इसलिए भी देख रहे थे कि लगातार एक साल से हम नेशनल मीडिया में ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री वोकलिगा कम्युनिटी जो ओल्ड मैसूर एरिया में जो सबसे बड़ी फार्मिंग कम्युनिटी है और डोमिनेंट कम्युनिटी है उनको किस तरीके से अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से एयरपोर्ट के सामने 16वीं शताब्दी के जो रूलर जो चीफ्टेन थे केम्पेगौड़ा, वो उनका एक जायंट स्टैचू बनाया गया। केम्पेगौड़ा वोकली का चीफ्टेन थे। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने शिमोगा में एयरपोर्ट बनाया, वो भी एक वोकली का कम्युनिटी के क्षेत्र के करीब है वो। और फिर हमने ये भी प्रधानमंत्री का मांड्या में या हासन में रैलीज देखा, ये सारे वोकलिगा कम्युनिटी के गढ़ थे और एक एक साल में लगातार प्रधानमंत्री जी जो है वो 4 से 5 बार कर्नाटक आए और हर बार साउथ कर्नाटक के ये ओल्ड मैसूर रीजन में ही गए। और जब प्रधानमंत्री का आना एक तरफ हुआ, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो संघ परिवार और बीजेपी के लोग हैं लगातार यहाँ पर एक रिलीजियस पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। हासन में उन्होंने एक मंदिर को इशू बनाया और अभी हमने देखा जो मैसूर कोडगू के एमपी है प्रताप सिम्हा बीजेपी से, वो जो एमपी का चुनाव मोदी फैक्टर की वजह से जीत गए थे, वो लगातार कुछ न कुछ इस तरीके से मुसलमान विरोधी स्टेटमेंट देते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले चुनाव से पहले एक मैसूर में बस स्टैंड बना था जिस बस स्टैंड के ऊपर ऐसे डोम्स स्ट्रक्चर बनाया गया था, तो उसमें वो कहा था कि ये मस्जिद जैसा लग रहा है, अगर सरकार इसे नहीं तोड़ती है तो हम तोड़ देंगे इसे। उसी तरीके से डीके शिव कुमार के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बैंगलोर रूरल में है कनकपुरा, वहां पर एक फ्रिंज राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक क्रिश्चियन मेजोरिटी विलेज में जब चर्च ने सोचा था कि यहाँ पर एक जीसस क्राइस्ट का स्टैचू डालेंगे तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इस स्टैचू को ध्वस्त कर देंगे। इस तरीके से छोटे छोटे मामले होते रहे। हासन में भी हमने देखा कि कैसे दो जो दरगाह को
ऐसे फ्रिंज राइट ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदू ये मंदिर कहकर उसको उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कोशिश की। और बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ जो हार्डलाइन हिंदुत्व है उनको ओल्ड मैसूर का की जिम्मेदारी सौंपी है। वहां पर जो वोकलिगा मांड्या में जो एक वोकलिगा कम्युनिटी का मठ है, वो गोरखनाथ पीठ जो गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के अंदर वो भी आता है। और योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ भेजा जाता है कि ये वोकलिगा कम्युनिटी के मठ से ये लिंक बनाए। तो बीजेपी पूरी तरीके से ध्यान दे रही थी कि यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो। लेकिन जिस तरीके से मैंने मैसूर में लोगों से बात की, यहाँ के बुद्धिजीवियों से भी बात की, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उत्तर भारत में वो हिंदू मुस्लिम लाइंस पे में लोगों को पोलराइज कर देते हैं, कर्नाटक और खास करके उत्तर ओल्ड मैसूर रीजन में वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का वायलेंट कम्युनलिज्म कभी नहीं हुआ। मैसूर का जो प्रिंसली स्टेट है वो लगातार मुसलमानों को, हिंदुओं को, अब मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एक साथ लेकर चला और सबके वेलफेयर के लिए काम किया। तो ये जो सरकार सभी के लिए काम करती है, ये ओल्ड मैसूर के लोग जो है 1870 के दशक के से ही देखते आ रहे हैं। तो उनके लिए ये कोई नया नहीं है और बल्कि एक इस तरीके से मुस्लिम विरोधी बातें जो होती हैं उससे गांव में भी और शहरों में भी कोई उनको अप्रूवल नहीं मिलता है। बीजेपी के जो समर्थक है वो भी कहते हैं कि हमें इस तरीके से मुस्लिम विरोधी स्टेटमेंट वाले जो कि इस तरीके की पॉलिटिक्स उनको नहीं चाहिए। उनको वो विकास देखते हैं और बीजेपी विकास कराती है, उनको लगता है, इसीलिए वो बीजेपी को समर्थन करते हैं। लेकिन वोकलिगा कम्युनिटी को देखिए या यहाँ मुस्लिम को देखिए, ये लोग को एग्जिस्टेंस की एक हिस्ट्री है और कभी भी वायलेंस का उस तरीके का हिस्ट्री नहीं है। यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ पे दलित विरोधी घटनाएं काफी हो जाती हैं, लेकिन मुस्लिम विरोधी जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का एंगल धीरे धीरे संघ परिवार ही यहाँ पे कुछ दशकों से बढ़ा रहा है। लेकिन इस ऐसा नहीं लगता है कि इस बार उसकी वजह से बीजेपी आज के डेट पे जब चुनाव में जो सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, बीजेपी अपने सबसे कमजोर स्थिति पे मतलब खड़ी है। वहां पर इतने कोशिशों के बावजूद बीजेपी जमीन पर अपना संगठन बनाने में एक तरीके से असमर्थ हुई है। और आज अगर जो चुनाव है सीधा सीधा दिख रहा है कि कुछ सिटीज की सीटें छोड़ दें, जैसे मैसूर में या हासन में या चिकमगलुरु सिटी में, या अगर उनको छोड़ दिया जाए, 6-7 सीटों को छोड़ दिया तो जाए, तो ज्यादातर इस 61 सीटों में अभी भी जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। और इस मुकाबले में किस तरीके से जनता दल सेक्युलर ये समझते हुए कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है मुंबई के खिलाफ और हो सकता है कांग्रेस उनके टेरिटरी में अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो उन्होंने काफी स्ट्रैटेजिक तरीके से ये क्या कैंपेन किया है। तो एक साल पहले उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया और ये वो एक फार्मिंग ड्रिवन पार्टी है, एग्रीकल्चरलिस्ट की पार्टी है, तो उन्होंने इरिगेशन वर्क्स पर ध्यान दिया और उसके लिए एक रैली निकाली कि किस तरीके से नदियों के कैनल सारे फार्म्स में जोड़े जाएंगे। और अभी कुछ 2 महीने पहले ही उन्होंने पंचतंत्र रैली किया जहां पे 5 प्रॉमिसेस, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, इस तरीके से एलपीजी सिलेंडर सब्सिडाइज देंगे, 10 केजी राइस, इस तरीके की चीजें जो है जो प्रॉमिस की। कांग्रेस भी की पूरी स्टेट वाइड गारंटी ही गृह ज्योति, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 10 केजी राइस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इन सब चीजों पे खड़ी है। तो पूरी तरीके से दोनों पार्टी के बीच में वेलफेयर कंपटीशन हो रहा है और जनता दल सेक्युलर का कैंपेन काफी स्ट्रांग दिखा, रास्तों में, गलियों में, हर जगह उनके वर्कर्स दिखे। साथ ही कांग्रेस के भी चुनाव आते आते उनके लोग काफी ज्यादा एक्टिव हो गए, कैंडिडेट्स काफी ज्यादा कैंपेन कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में डीके शिव कुमार भी लड़ रहे हैं कनकपुरा से, और इसी क्षेत्र में सिद्धरमैया जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है वरुणा से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी अब उनका उनका एक प्रयास है कि कांग्रेस को यहाँ पे जितनी कम से कम सीटें मिले उस वो उससे फायदा उठा सके, और जेडीएस आने वाले दिनों में अगर गठबंधन करना पड़े तो वो जेडीएस के साथ वो गठबंधन कर पाए। तो ये वो सोच रही है। और वरुणा में उन्होंने
एक स्ट्रॉन्ग वी सोमन्ना को खड़ा किया है, जो कि बैंगलोर के लीडर है, कई बार एमएलए रह चुके हैं और वहां पर लिंगायत वोट सोमन्ना की तरफ करना चाह रहे हैं। लिंगायत और लेफ्ट हैंड दलित का जो है वोट एक इकट्ठा करके सिद्धरमैया को टारगेट कर रहे हैं। डीकेएस को उन्होंने पहले से ही टारगेट किया हुआ है इनकम टैक्स रेट्स करवाकर, लेकिन सिद्धरमैया का रिकॉर्ड लगातार क्लीन रहा है, इसीलिए ये कहते हैं यहाँ के लोग कि चाहे भी तो अगर बीजेपी इनकम टैक्स और ईडी का रेट करवाना हो सिद्धरमैया पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी पॉपुलर है, प्रो पुअर लीडर माने जाते हैं। अपने सरकार में 1 केजी 1 रुपए पर केजी राइस उन्होंने दिया था, उसकी वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो और क्लीन रिकॉर्ड रहा है, मॉडेस्ट लिविंग रही है। उनके गांव में गया था सीतारमन हुंडी, जहां पे वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। और वायर में उसके लिए उस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, जरूर पढ़े उसको। तो ये कुल मिला के ये कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत है। अगर कांग्रेस को मेजोरिटी मार्क के करीब आना है या क्रॉस करना है, तो ओल्ड मैसूर में उनको जनता दल सेक्युलर को वीकन करके ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आनी होगी, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटका में जहां बीजेपी काफी तगड़ी तरीके से लड़ती है, वहां पे कांग्रेस कांग्रेस का बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा, अगर वो ओल्ड मैसूर में अपना अपना परफॉर्मेंस पिछली बार से ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती है। तो और नॉर्थ कर्नाटका अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे किस तरीके से बीजेपी बनाम कांग्रेस होता है। लेकिन ओल्ड मैसूर आने वाले दिनों में मई 13 में हम देखेंगे कि ये जो 61 सीटें हैं और जेडीएस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कांग्रेस का कैसा रहेगा, इस पे पूरा जो कर्नाटका का जो चुनावी आउटकम है इसी पर ही डिपेंड करता है। जेडीएस जाहिर सी बात है कि वो हंग आउटकम लाना चाहती है, ताकि उनका एक रोल रहे। अगर 30 सीटें लाती है तो वो 30 सीटें लेने के लिए जाहिर सी बात है कि दो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सामने आएंगे। मुस्लिम वोट्स अगर जेडीएस और कांग्रेस में बढ़ जाए, तो वो जो शहरों की सीटों में अच्छा लड़ रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा सीट्स गोल्ड मैसूर से मिल जाए। और कांग्रेस का पूरा फोकस ये सीट इस क्षेत्र को जीतना है। अगर वो इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो मेजोरिटी मार्क लाना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। कल मेरे साथ आप उत्तर भारत में उत्तर कर्नाटका में क्या हो रहा है इसके बारे में जाने।